Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat GATE AC. आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है। देखिए, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि मैं कितने बेसिक लेवल पे लेके जाता हूँ आपको। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहेगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियोस को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस लॉज को बनाया क्यों गया, कितने टाइप के लॉज बने हैं वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला लॉ जो बना वो बना जीरोथ लॉ। अब आप कहेंगे ये तो अजीब ही है, पहला लॉ है तो फर्स्ट लॉ होना चाहिए, लेकिन ये जीरोथ लॉ हुआ। सेकंड लॉ जो बना वो फर्स्ट लॉ हुआ, थर्ड लॉ जो बना वो सेकंड लॉ हुआ, और ये जो सेकंड लॉ जो बना वो थर्ड जो बना वो सेकंड हुआ, और जो फोर्थ बना वो थर्ड लॉ हुआ। इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो अपने क्लॉसियस और ये कैल्विन साहब थे, क्लॉसियस प्लैंक कैल्विन साहब से, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लॉ को जनरेट किया। फर्स्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट लॉ का ही पूरा वीडियो है तो वेट कीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे। फर्स्ट लॉ इन्होंने इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया कि इंटरनल एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैंने दोपहर को एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें आपको इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा। सेकंड लॉ आया इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ जब आया तो फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि भाई फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए, फर्स्ट लॉ का मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक मान लीजिए कि आपकी बॉडी है और ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है। यहां से हीट निकल के जा रही इन्वायरमेंट में, और मान लीजिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T2 है। मान लीजिए T1 आपका 50 डिग्री सेल्सियस है और T2 आपका मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है, मानते हैं। तो वैसे तो 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, क्योंकि हीट का नेचर ही है कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई अगर प्रोसेस 1 to 2 हो रही है तो आप इसको इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे कि सर जो आपने यहाँ पे Q सप्लाई किया, मान लीजिए इस सिस्टम को आपने Q सप्लाई किया Q, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कुछ वर्क मिला है। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई देखिए Q जो 1 to 2 जा रही है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी चेंज E2 माइनस E1 प्लस W 1 to 2। ये आप इक्वेशन लिखेंगे बिना ये परवाह किए हुए कि क्या ये एनर्जी 1 to 2 ट्रांसफ़र हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, बिना ये परवाह किए। इसीलिए हम इस फर्स्ट लॉ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी को देखता है। इसने बताया कि आपने बोला कि सर मुझे फर्स्ट ये स्टेज से सेकेंड स्टेज तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। फर्स्ट लॉ ने बता दिया, लो ये इक्वेशन लगा दो, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक निकला। ड्रॉबैक ये निकला कि ये क्वांटिटेटिव लॉ निकला। इसने कहा कि 50 से 60 आप एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, और अगर ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो इसके लिए कोई एक क्वालिटेटिव लॉ लाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी को बताए, क्वालिटेटिव लॉ लाना पड़ेगा जो एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे कि हाँ यार यहाँ से ये चीज़ संभव भी है कि नहीं संभव है। भाई आपका जो रेफ्रिजरेटर है किस पे काम करता है, ये कंप्रेसर पे काम करता है। ऐसा तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, ऐसा तो नहीं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही, नहीं। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एनर्जी जब ट्रांसफ़र करनी हो तो आपको कंप्रेसर से काम कराना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाएं।
तो इसके लिए सेकंड लॉ आया, दोनों ने डिसाइड किया और सब उसमें मिल करके स्कॉलर्स मिल करके डिसाइड किए कि अब जो सेकंड लॉ बनेगा वो क्वालिटेटिव लॉ बनेगा। और यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, वो क्या निकल के आई? एंट्रोपी। जब हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे तो एंट्रोपी के बारे में बताएंगे। चलिए, थर्ड लॉ, तीसरा लॉ बना, उसमें बताया गया एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन अटेंड ही नहीं हो सकता। जीरो केल्विन का मतलब हुआ कि जीरो केल्विन हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में इन्होंने एक डिसीजन लिया, और इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि इसी से निकल के आया था आपका ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। जब फेस डायग्राम आप बना रहे थे, पीटी डायग्राम, फेस डायग्राम, तो वहाँ पे आपके पास क्या आया था? ये वाटर का बन गया आपका। वाटर के लिए ये क्या निकला आपका? ये जो ट्रिपल पॉइंट निकला था, ये पॉइंट निकला था 0.01 डिग्री सेल्सियस, और 0.01 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये यहीं से ट्रिपल पॉइंट यही है। ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, फिर भी आप समझ लीजिए कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेस को एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे मिलेंगे आपको, और वहीं पे प्रेशर और टेम्परेचर तीनों ही स्टेट में सेम होगा, इसलिए वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा और जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो पहला वीडियो थर्मोडायनेमिक का देखिए, उसमें मैंने पूरे डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है। जब इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो केल्विन के बारे में चेक किया, तब इनके दिमाग में आया कि यार यहाँ पे एक चीज़ है जो मिस हो रही है। वो मिस हो रही है, टेम्परेचर की चर्चा नहीं हुई। 3 लॉ तो हमने बना दिया, और तीनों लॉज में हमने टेम्परेचर की चर्चा कहीं की ही नहीं, जबकि हर जगह टेम्परेचर की वैल्यू है, हर जगह टेम्परेचर है। यहाँ तक कि इंटरनल एनर्जी आई कैसे? इंटरनल एनर्जी स्वयं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो जब इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, और ये टेम्परेचर तो पहली यूनिट होनी चाहिए, फर्स्ट यूनिट होनी चाहिए जो इस सारे लॉज को डिफाइन कर सके। तो भाई अब तो 3 लॉ बन चुके थे, तो इन्होंने कहा यार अब पहले के ऊपर एक बेसिक लॉ होना चाहिए, जिसको अब एक ही ऑप्शन बचा था फर्स्ट के पहले, और उन्होंने कहा इसको हम जीरो बोल देते हैं। तो ये जीरोथ लॉ हो गया। जीरोथ लॉ क्या था? जीरोथ लॉ ये था सर कि जीरोथ लॉ ये कहता था कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, ध्यान समझिएगा, आपके पास एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है और एक तीसरी बॉडी है, 3 बॉडी है आपके पास। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक ए बॉडी बी के साथ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ध्यान समझना, कह रहे हैं कि अगर ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ए बॉडी ही सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ये जो आपकी बी बॉडी है ये भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। आसान और सरल भाषा में यही इसकी डेफिनेशन है। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखना चाहें तो इसी जीरोथ लॉ पे ही आपका एक लॉ निकल के आया था, इसी जीरोथ लॉ पे हमारा एक सिस्टम हमारा बन के आया था। थर्मोमीटर, यहाँ से क्या निकल के आया था? यही जीरोथ लॉ के ही बेस पे हमारा बनता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इसी जीरोथ लॉ के बेस पे हमारा बनता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या कहता है भाई? थर्मोमीटर की 3 चीज़ें हैं, जैसे इसकी ए बी सी थी, वैसे ही आपका बीच में क्या है? थर्मोमीटर। उसके साथ 2 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। एक पर्सन जो आप हैं, जो डॉक्टर साहब आपको चेक करते हैं। वैसे आज डॉक्टर्स डे है, तो हैप्पी डॉक्टर्स डे यार। जितने भी डॉक्टर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम भगवान भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा रोल है। इस समय एक कोविड की सिचुएशन है, भयावह सिचुएशन है, इस समय उनकी बहुत ज़रूरत भी है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी यही कामना है। तो डॉक्टर साहब जो चेक करते हैं थर्मोमीटर, वो क्या है? किसी पर्सन के साथ चेक करते हैं। दूसरा, ये थर्मोमीटर और किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में ही तो आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपके पास 3 चीज़ें मिली, थर्मोमीटर एज अ ए बॉडी, इंडस्ट्री एज अ बी बॉडी, और
पर्सन आप, जिसको आप जिसमें आपके ये चेक करते हैं आपका टेम्परेचर, वो है थर्ड बॉडी। तो क्या कहता है, जीरोथ लॉ कहता है कि अगर भाई इंडस्ट्री में जो कैलिब्रेटेड हुआ आपका ये थर्मोमीटर जो बना आपका, इंडस्ट्री का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर अगर सेम है, मतलब ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और अगर थर्मोमीटर और पर्सन आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बात समझना, आपका थर्मोमीटर और जैसे ही थर्मोमीटर में ये पारा लगा होता है, आप जैसे ही आप अपने मुंह में या कहीं पे डालते हैं तो वो आपका टेम्परेचर आपके टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाता है। तो थर्मोमीटर और पर्सन अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये भी समझ लीजिए कि इंडस्ट्री और पर्सन भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। इसी बेस पे आपका थर्मोमीटर बना। बात समझ में आई? तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी कि जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ में इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने चारों लॉज को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी neither be created nor be destroyed only it can be transformed from one form to अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है, या ये ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको हमने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हमने बोल दिया कि ये सर क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ, राइट, ठीक है। कैसे क्वांटिटेटिव लॉ है जरा इसको देखते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अब एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है? सर एनर्जी जो होती है, एक दो टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक तो सर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और एक ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है? सर ये आपकी मान लीजिए एनर्जी को स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है? सर ये इंटरनल एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस केमिकल एनर्जी है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब कई टाइप की एनर्जी होती हैं। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि जिस एनर्जी को आप स्टोर करके रख सकें, दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक और भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ओनली वो क्या होगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पाथ पे। तो ये क्या होता है? ओनली हीट एंड वर्क, दो ही टाइप की एनर्जी हैं जो सिर्फ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। इसके अलावा सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक आपका ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आएगी चीज़ें, वो चीज़ें और कहीं नहीं समझ में आएगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका? फ्यूल मान लीजिए भरा हुआ, कुछ भी है, फ्यूल है या एयर है, फ्यूल है, कुछ भी है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? अब आप इसको क्या करते हैं? स्पार्किंग देते हैं, स्पार्किंग देते हैं। तो स्पार्किंग देने का मतलब हुआ कि आपने इसमें क्या दिया? हीट सप्लाई किया, क्यों? और हीट सप्लाई किया तो पहले ये स्टेट पे यहाँ था, बाद में ये स्टेट पे यहाँ आया। कैसे आया ये? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर हीट सप्लाई किया आपने, ये क्या करेगा? इसके अंदर वो बर्न होगा, जो आपका फ्यूल है, और फ्यूल बर्न होगा तो वो एक तरह से फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर जो होगा इस आपके पिस्टन पे लगेगा, और वो ये क्या करेगा?
चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क मिल जाएगा। लेकिन साथ में एक और काम हुआ बीच में कि पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ थी, अंदर एनर्जी कुछ और थी, बाद में जब आपने हीट सप्लाई कर दिया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। सही है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि बाद में जो एनर्जी थी अगर मैं उसका पहले एनर्जी के साथ उसको मैं घटा दूं तो वो उसके बराबर होगा किसके, कि जो आपने क्यू सप्लाई किया माइनस जो वर्क मिला, इसके बराबर होगा। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू, या डी क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू। यहां पे मैंने दो साइंस चेंज किए हैं, एक मैंने Q को डी क्यू लिखा है, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू को डी डब्ल्यू लिखा है, लेकिन डी ई को डेल लिखा है। क्यों? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये पाथ फंक्शन है। मैंने बताया था पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन पिछले वीडियोस में, ये पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इसीलिए मैं इसको हमेशा याद रखना कि वर्क को मैं पाथ फंक्शन, वर्क और हीट को, और जो अदर टाइप ऑफ एनर्जी है उसको हम पॉइंट फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही कहता है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज कहां कहां करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज कहां कहां करते हैं। एक तो क्लोज सिस्टम में और एक ओपन सिस्टम में। एक क्लोज सिस्टम में, एक ओपन सिस्टम में। यह बात भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई है कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्या होता है क्लोज सिस्टम? भाई क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके अंदर आपका फ्यूल है। अगर मैं बाउंड्री को क्लोज रखता हूं, बाउंड्री को मैं क्लोज रखता हूं, तो क्लोज सिस्टम में मास जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता और जो एनर्जी है या हीट है, हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब हीट का मतलब स्पार्किंग आपने दिया, हीट ट्रांसफर हो सकती है, बाहर से अंदर गई। अगर मैं ये रेड वाली लाइन को बाउंड्री ले लेता हूं, ये वाली बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो हीट ये है ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। मास का मतलब अंदर जो फ्यूल है वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इसी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में रखूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसी का एक एप्लीकेशन है और वो क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में इसी का एप्लीकेशन क्या है? आईसी इंजन। क्या है? आईसी इंजन। सर ये आईसी इंजन, आईसी इंजन क्या होता है? सर आईसी इंजन भी इसी बेस पे बना होता है, लेकिन सर वहां पे एक खास चीज होती है कि वहां पे मास ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? सर ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये रहा आपका, ये बिल्कुल सही है कि आप यहां से स्पार्क देते हैं, ठीक है। लेकिन सर यहां पे हम एक इनलेट वाल्व लगाते हैं, यहां पे एक एग्जिट वाल्व लगाते हैं। मतलब कि एक बार भाई इसके अंदर फ्यूल आया कहां से? फ्यूल तो लाओगे, जैसे मैंने बता दिया। देखिए मैंने अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ से आया? यहाँ पहले से मैंने रख दिया था क्लोज बाउंड्री। जैसे बॉटल था, अभी बॉटल को मैंने बंद कर दिया तो क्लोज सिस्टम। लेकिन जब तक ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, ये भी एक तरह से क्लोज सिस्टम की तरह से ही एक्ट करता है। तो हमेशा याद रखना, जितने भी थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस हैं, जितने भी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी सिस्टम्स हमने बनाए, वो सब ओपन सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो इनलेट वाल्व और एग्जिट वाल्व, जैसे ही इनलेट वाल्व खुला और एग्जिट वाल्व बंद था, तो ये एक तरह से क्या हो गया? मास बाहर निकला, मतलब मास अंदर से बाहर से अंदर आया। लेकिन जैसे ही बाहर से अंदर आया, ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और ये एग्जिट वाल्व खुल जाता है, जो आपका गाड़ी से धुआं निकलता है बाहर की तरफ। कुछ जो भी कचरा वचड़ा निकलता है, जो भी निकलता है, वो कहीं ना कहीं बाउंड्री को क्रॉस करके ही निकलता है। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम ये हो गया।
ओपन सिस्टम का मतलब हुआ कि आईसी इंजन जो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, वो ओपन सिस्टम पे वर्क करता है। ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है सर? यहाँ पे मास भी ट्रांसफर होगा और हीट भी ट्रांसफर होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हीट एंड मास का जो आपका ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लग कैसे सकता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को लगाते हैं कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन लगाते हैं ये क्लोज सिस्टम के लिए। सबसे पहले क्लोज सिस्टम के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम के लिए देखते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए कैसे देखेंगे? क्लोज सिस्टम में भी दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे कैसे लगाएंगे, और एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पे कैसे लगाएंगे। चलिए, इससे पहले कि प्रोसेस और साइकिल आपके मन में आए कि ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एक पीवी डायग्राम होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम। पीवी प्रेशर और वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं कि ये प्रोसेस, मान लीजिए कोई 1 to 2 हीट आपकी फ्लो हो रही है, मान लीजिए हीट आपकी फ्लो हो रही है, जैसे आपका ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 500 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पे ये है, तो T1 से T2 आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो एक प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी ये हीट जा रही है, ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है? प्रोसेस को फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसी ये कई तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और रिवर्सिबल में भी कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। प्रोसेसेस का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, वहां से आपको सारे प्रोसेस की चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ही हमें डिस्कस करना। आप जानते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चीज़ों में डूब जाता हूँ। कोई भी शब्द आता है तो मैं चाहता हूँ कि उस शब्द के बारे में डिटेल्ड नॉलेज आपको हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं एक ही चीज़ में डिटेल में घुस जाऊँगा तो 7-8 घंटे इसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये चीज़ें होती है 1 to 2। अब इसी प्रोसेस को अगर मैं कई प्रोसेस को मिला करके, जैसे 1 to 2 था, 2 to 3 कर देते हैं और 3 to 1 कर देते हैं, कई प्रोसेसेस को मिला करके एक क्लोज्ड लूप बना देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं साइकिल, क्लोज्ड लूप। ठीक है, प्रोसेसेस का क्लोज्ड लूप अगर हमने बना दिया तो उसी को हम बोलते हैं साइकिल। अब ये 1 2 3 देखिए, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, ये प्रोसेस है। साइकिल क्या है सर? 1 2 3 1, ये क्या है? साइकिल है। ध्यान समझना, क्लोज्ड लूप हमने बना दिया, वो साइकिल कहलाएगा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए कैसे हमारा फर्स्ट लॉ लगेगा, जरा देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अभी हमने देखा, dq इज इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू था। क्यों? ठीक है, तो dq इज इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू। डेल ई का मतलब होता है सर, ये होता है सर ये डेल यू प्लस डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल हर जगह होगा क्योंकि सब ये पॉइंट फंक्शन है, प्लस और सो ऑन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, है कि नहीं? ये होती है आपकी। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको दोनों को, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं कहूँ, अगर नेग्लेक्ट नहीं करते तो उसको कंसीडर करना, अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बन जाएगा आपका? ऐसे बन जाएगा कि dq इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। ये किसके लिए है सर? ये किसके लिए है? क्लोज्ड सिस्टम के लिए है, और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगलेक्ट हो तब। बात समझ में आई? तो प्रोसेस के लिए ये चीज़ें कैसे हो जाएंगी सर? प्रोसेस के लिए अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये 1 to 2 आपने बताया था, ये 1 to 2 प्रोसेस है और ये पीवी डायग्राम है। तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा? dq 1 to 2, यहाँ से 1 to 2 dq कितना जा रहा है, और ये dw कितना हो रहा है 1 to 2। dq इज इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस dw,
1 to 2, ये कितना हो रहा है, बात समझ में आई। तो प्रोसेस के लिए अगर हमें निकालना है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए 1 to 2 के लिए निकाल सकते हो, 2 to 3 के लिए निकाल सकते हो, 3 to 1 के लिए निकाल सकते हो, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए थर्मोडायनेमिक जो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन अगर मैं साइकिल की बात करूं, जरा देखना, अगर मैं साइकिल की बात करता हूं तो मेरे पास कैसे लगेगा ये 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 1, ये साइकिल है, पीवी डायग्राम, ठीक है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे लगाएंगे भाई। हमारे पास जो dW है, सॉरी dQ जो है वो 1 to 2 के लिए भी है, dQ जो है वो 2 to 3 के लिए, सॉरी ये एक सेकेंड, ये dW जो है वो 1 to 2 के लिए भी है, यहाँ पे भी dQ जो है वो 2 to 3 के लिए भी है, dW जो है वो 2 to 3 के लिए भी है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम है, dQ 3 to 1, dW 3 to 1। तो सब का समेशन, मतलब इन्होंने कहा कि जो एनर्जी गई उसको क्या करना है आपको, जो आपने सप्लाई किया तो आपने क्या करना है, dQ 1 to 2 प्लस dW 2 to 3 प्लस dQ 2 to 3 प्लस dQ 3 to 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं सारे के लिए बात करता हूं तो E लूंगा, ध्यान समझना। अगर मैं सारी एनर्जी को, ध्यान समझना, ये E यही है, ये जो आपकी एनर्जी है, अगर मैं सारी एनर्जी को कंसीडर करता हूं, मान लीजिए मैं सारी एनर्जी को कंसीडर करता हूं तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। देखिए ये 1 to 2 जा रहा है तो E2, यहाँ पे E1 था, यहाँ पे E2 था, यहाँ पे E3 है ना। पॉइंट फंक्शन है, एनर्जी इस पॉइंट फंक्शन है, इसको पॉइंट पे आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये पाथ फंक्शन है इसलिए Q को 1 to 2 कर रहे हैं, पाथ है। लेकिन यहाँ पे E2 माइनस E1 इसको कर सकते हैं, प्लस डेल E 2 to 3, 2 to 3 इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E3 माइनस E2। आई होप सो कि ये, हाँ ठीक है, देख लीजिए, ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको। 2 to 3 प्लस E3 E1 माइनस E3, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ऐसे ही फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल 2 to 1, ये फाइनल माइनस इनिशियल 2 to 3 के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा, तो 1 और -1 प्लस साथ में एक और चीज होती है, साथ में क्या चीज होती है, साथ में होती है सर dW 1 to 2 प्लस dW 2 to 3 प्लस dW 3 to 1, है कि नहीं। अब जरा देखना ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो आपके सामने मैं लिखूँगा इस इक्वेशन को कि सर dQ 1 to 2 प्लस dQ 2 to 3 प्लस dQ 3 to 1 इज इक्वल टू सर E2 माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2 प्लस E1 माइनस E3 प्लस dW 1 to 2 प्लस dW 2 to 3 प्लस dW 3 to 1। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखेंगे तो ये E2 इस E2 से कट जाएगा, ये E1 से कट जाएगा, ये E3 इस E3 से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ क्लोज्ड लूप ऑफ dQ इज इक्वल टू क्लोज्ड लूप ऑफ dW, मतलब कि सारे वर्क का जो समेशन है इज इक्वल टू सारे हीट का समेशन। बीच में जो प्रॉपर्टीज थी वो गायब हो गई, कैसे, खुद ही कट गई जब हमने साइकिल की बात की। इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि क्लोज्ड लूप साइकिल के लिए dQ इज इक्वल टू dW लिखा होता है, इसका यही मतलब होता है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि जितना Q हो उतना ही W हो, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि हमेशा याद रखना W एक हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी,
और Q जो है वो क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। इसका क्या मतलब हुआ, हाई ग्रेड का मतलब हुआ W से आप 100% जो है वो क्या कर सकते हैं, Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन Q से आप 100% W में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये Q मतलब कि ज़्यादा होगा और W आपको कम मिलेगा, लेकिन W अगर है तो आप 100% अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए W जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, और Q जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क है। ये क्या है, हीट। तो समझ में आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्लोज्ड सिस्टम के लिए कैसे लगेगा। अब बात करते हैं कि ओपन सिस्टम के लिए। आई होप सो कि क्लोज सिस्टम के लिए आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रही बात जो प्रोसेसेस हैं वो सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब ओपन सिस्टम के लिए कैसे लगेगा ये चीज़ें, चलिए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है, ओपन सिस्टम के लिए सर ओपन सिस्टम में ओपन सिस्टम अभी आपने बताया, ओपन सिस्टम को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे। मान लीजिए इसमें एक कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो बाउंड्री आप डिसाइड करते हैं वो एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इमेजिन करते हैं जैसे नहर में आपका पानी या नदी में पानी आपका बह रहा है, ऐसे पानी जा रहा है आपका, तो आप इमेजिन करते हैं कि यहाँ से लेकर के एक स्टेट 1 एक स्टेट 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं एक ऑब्जर्वेशन रखता हूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक तो अब देखिए ओपन सिस्टम को ही हम बोलते हैं फ्लो सिस्टम। फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम का मतलब हुआ जैसे ही मैंने बताया था फ्लो आएगी चीज़ें, वैसे ही अब सारी चीज़ों को हम फ्लो में बात करेंगे। समझ रहे हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था हमारा, क्लोज सिस्टम के लिए क्या था सर, ये dq इज इक्वल टू डेल ई प्लस dw था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब ये हीट जो है यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो dq डॉट इज इक्वल टू डेल ई डॉट प्लस dw डॉट। मतलब अभी तक हम किलो जूल में बात कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किलो जूल पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें। जैसे पानी है, आप नदी में बह रहा है, एक जगह पे बैठ जाइए तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि यार यहाँ पे हर सेकेंड पे पानी चेंज हो रहा है। एक बार इसकी 4 किलोमीटर पर स्पीड है, तो बाद में 5 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से पानी चेंज हो रहा है। मतलब वो मतलब कि वो एक तरह से टाइम टू टाइम चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो फिर वो फ्लो सिस्टम के अंतर्गत बातें की जाएंगी। ठीक है, अब फ्लो सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। फ्लो सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टडी होता है, एक अनस्टडी होता है। एक स्टडी फ्लो होता है और एक अनस्टडी फ्लो होता है। स्टडी फ्लो का मतलब हुआ कि टाइम के साथ वो चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं। जैसे मान लीजिए स्टडी फ्लो में हम एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि m डॉट जो है मास फ्लो रेट जो है वो क्या होगा, अगर जो मास इंटर कर रहा है वही मास बाहर भी जा रहा है, और उसको हम मास फ्लो रेट m डॉट बोल सकते हैं। जो एनर्जी चेंज हो रही है वो एनर्जी चेंज क्या हो रही है, जीरो हो रही है। वही चीज़ इसमें है, अनस्टडी में मास फ्लो रेट को हम कंसीडर करते हैं, मतलब जो मास हम एंट्री कर रहे हैं, जो मास आउट में जा रहा है वो डिफरेंट होगा, और एनर्जी को भी यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। दोनों का एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपका ये नदी थी, नदी में पानी यहाँ से m डॉट जा रहा है, तो ये कहते हैं कि स्टडी फ्लो कहता है कि m2 डॉट जो होगा, जितना मास फ्लो रेट अंदर जा रहा है उतना ही मास फ्लो रेट ये बाहर जाएगा। इसका मतलब m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट हो जाएगा। मतलब जितना मास फ्लो रेट अंदर किया उतना ही बाहर जा रहा है, कुछ उसमें बीच में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब कोई मास यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहा है बीच में। साथ ही साथ वही काम हो रही है एनर्जी के साथ, जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में भी है, कोई यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, ये जीरो होगी। ऐसा नहीं कि बाहर से हमने जो हीट दिया यहाँ पे, भाई क्यू तो सप्लाई करोगे ही ना भाई,
क्यू सप्लाई कर रहे हो, तो क्यू सप्लाई बेशक कर रहे हो, बेशक हम यहाँ से वर्क ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो रही है, इसीलिए ये स्टडी फ्लो की दो कंडीशंस हैं। ठीक है, स्टडी फ्लो को हम बहुत डिटेल में अभी समझते हैं, उससे पहले अनस्टडी फ्लो की कंडीशन को, एग्जांपल को समझ लेते हैं। अनस्टडी फ्लो की कंडीशन क्या है? मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, ये आपका गैस सिलेंडर है, यहां से जब आप फिलिंग करते हैं, ये इसमें फिल करते हैं मास, तो भाई ये बताओ कि जो मास आप अंदर है, जो मास पहले कुछ मास मान लीजिए था उसमें, तो जो मास आप बाहर से ला रहे हैं क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब कि जो मास आपका अंदर है उससे ज्यादा मास हो जाएगा, तो m1 डॉट इज इक्वल टू m2। जब गैस सिलेंडर आप भराते हो गांव में, तो भाई उसमें भराने का क्या मतलब? वो फिलिंग प्रोसेस है। फिलिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कि उसमें आप मास को फिल कर रहे हो। दैट डज नॉट मीन कि जो आपने मास एंट्री की है वही मास एग्जिट होगा, वहां तो एग्जिट है ही नहीं, सिर्फ एंट्री है। तो इसका मतलब वो अनस्टडी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहीं से कहीं से लीकेज कर दो, उसी सिलेंडर को मतलब होल कर दो, इधर से जो एंट्री जाए इधर से जो एग्जिट जाए, मतलब वो बराबर हो जाएगा, तो स्टडी फ्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एंट्री हो रही है, एग्जिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वो अनस्टडी फ्लो है। वही सेम कंडीशन है आपका जब आप हवा भराने जाते हैं टायर में, तो टायर में आप हवा को फिल कराते हैं, एंट्री हो रही है, एग्जिट नहीं हो रहा है। अनस्टडी फ्लो भी दो टाइप का होता है, इसको हम बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दो तीन क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में, गेट के जब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में समझाऊंगा तो वो चीज़ें समझा दूंगा। एक होता है फिलिंग प्रोसेस, हम किसी चीज़ को फिल कर रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर है या टायर को फिल कर रहे हैं। एक होता है एम्प्टीइंग प्रोसेस, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं? एम्प्टी कर रहे हैं। सिंपल, आप चुच्ची को खोलिए अपने इसकी टायर की, तो हवा निकल रही है, एम्प्टी हो रहा है। वैसे ही सिलेंडर में जब आप चूल्हे पर रखते हैं और अपना खाना बना रहे हैं, तो वो एम्प्टिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। ये दोनों प्रोसेसेस, एम्प्टिंग और फिलिंग प्रोसेस, दोनों प्रोसेसेस क्या हैं? अनस्टडी फ्लो में डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्टडी फ्लो है क्या। चलिए, स्टडी फ्लो क्या है? स्टडी फ्लो, सर स्टडी फ्लो को समझने से पहले हम एनर्जी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ठीक है, स्टडी फ्लो से पहले एनर्जी इक्वेशन देख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। काम क्यों नहीं करता भाई ये? ठीक, सबसे पहले एनर्जी इक्वेशन अब क्या होगी? एनर्जी इक्वेशन क्या थी? एनर्जी इक्वेशन अब क्या होगी? देखिए, क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी इक्वेशन क्या होती थी? क्लोज सिस्टम के लिए सर होती थी डी क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू। मैंने क्या बोला कि अब ओपन सिस्टम के लिए ये डॉट में हो जाएंगे, क्योंकि अब मास फ्लो रेट आ जाएगा। यही तो है एनर्जी इक्वेशन, यही तो एनर्जी इक्वेशन है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओपन सिस्टम के लिए बस पर सेकंड हो जाता है, टाइम के हिसाब से हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये ओपन सिस्टम फ्लो सिस्टम है। लेकिन इसी में एक और साथ में होती है, एक चीज़ आती है, वो होती है फ्लो एनर्जी। मैंने क्या बोला जब देखना ध्यान से, डी क्यू डॉट प्लस फ्लो एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू डॉट प्लस फ्लो एनर्जी एट आउटलेट प्लस डी डब्ल्यू डॉट, यही होगा। बस हमने क्या किया? फ्लो एनर्जी को ऐड कर दिया है। सर ये फ्लो एनर्जी क्या है? यही तो आज के दोपहर के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या देखना, हमने यही डिस्कशन किया हुआ था कि जो आपके ग्लास में वाटर है, अगर वो स्टिल वाटर है तो वो उसमें इंटरनल एनर्जी है। वही इंटरनल एनर्जी अगर फ्लो होने लगी तो वही इंटरनल एनर्जी का नया नाम हो जाता है फ्लो वर्क, उसमें ऐड कर देते हैं और वो हो जाता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है? वो फ्लो एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? फ्लो एनर्जी है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो फ्लो कर रही है ना। वैसे ही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। आपके जो फ्लूइड है, आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। फ्लूइड मान लीजिए किसी हाइट पे आपने रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लो एनर्जी जो होती है
फ्लो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है सर पहली बात तो मास फ्लो रेट जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री पे है तो m डॉट, और उसके बाद आपका एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट, है कि नहीं? यही तो है फ्लो एनर्जी। प्लस साथ में एग्जिट पे भी अगर आप चेक करना चाहें तो एग्जिट पे क्या हो जाएगा, m2 डॉट, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एनर्जी इक्वेशन बनाई है। अभी हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि ये स्टडी फ्लो है कि अनस्टडी फ्लो है, अभी सिर्फ हम एनर्जी इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं ओपन सिस्टम के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2, क्योंकि सर ये क्या है, यहाँ पे z करो या h करो, जो मर्जी करो, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि भाई फ्लो एनर्जी ऐड हो रही है। फ्लो एनर्जी एट इनलेट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्लो एनर्जी एट आउटलेट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लो एनर्जी कौन सी एनर्जी है सर, जो फ्लो एनर्जी है, देखिए एंथैल्पी सुबह भी हमने डिस्कस किया था, ये फ्लो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। बाकी बाहर मास है भाई, ये देखिए मास है, मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mc1 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के लगभग। c को यहाँ पे वेर c, हम यहाँ पे c ले लेते हैं, c क्या है, रिप्रेजेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z क्या कर रहा है, वो कितने ये आपके ग्रेडियंट पे रखा हुआ, हाइट पे रखा हुआ, तो इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है? तो अब अगर मैं फ्लो एनर्जी को लिखना चाहूँ पूरा, अब मैं लिखना चाहूँ कि ये टोटल एनर्जी इक्वेशन आपकी कैसे बन के निकलेगी, तो सर ये बन के निकलेगी dq डॉट m1 डॉट h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इज इक्वल टू m2 डॉट h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस एनर्जी ये डॉट प्लस dw डॉट। आपकी ये जो एनर्जी इक्वेशन बनेगी, ये एनर्जी इक्वेशन बनेगी किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। अब यहां से हम अगर बढ़ें कि सर अब मुझे बताइए कि ये एनर्जी इक्वेशन स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए, तो स्टडी फ्लो की दो ही तो आपकी अजम्पशंस थी। एक ये थी कि एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वाली एनर्जी जो आपकी है, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, फ्लो एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है सर m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट हो जाएगा, और ये इसको सिर्फ m से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है? तो मैं अगर अब फाइनली ये जो आपकी एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा स्टडी फ्लो एनर्जी, स्टडी फ्लो, इसी को बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कैसे, स्टडी फ्लो और ये एनर्जी इक्वेशन, तो स्टडी फ्लो के अजम्पशंस को लगा दो तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बन जाएगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है सर, dq डॉट h1 c1 स्क्वायर, सॉरी m डॉट को आप ले सकते हैं, m डॉट को अभी कंसीडर कर रहे हैं, बाद में नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान समझना अब m1 डॉट नहीं, अब m1 डॉट नहीं m2 डॉट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब m1 डॉट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम m2 डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सेकेंड यार, ठीक है? तो आपके सामने क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, c1 स्क्वायर प्लस gz1 इज इक्वल टू m डॉट h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2, और डेल ई क्या हो गया यहाँ पे, डेल ई यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ों को हमने अजम्पशन किया। पहला ये कि डेल ई जीरो कर दिया, कि m1 डॉट और m2 डॉट जो है ये m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट हमने कर दिया है, तो इसीलिए हम m डॉट वहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? तो हमने जैसे ही वहाँ पे वो चीज़ें जीरो की, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन आपकी हो जाएगी सिर्फ ये dw डॉट आपका बचेगा, ठीक है? अब मैं अगर सबको m डॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, हर चीज़ को ये दोनों साइड में मैं m डॉट से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए जब तक हमने m डॉट से डिवाइड नहीं किया था, जब तक हमने m डॉट से डिवाइड नहीं किया था तब तक हमारे पास क्या था, किलो जूल में हमारी चीज़ें थी, ठीक है? जैसे ही हमने m डॉट से डिवाइड कर दिया, अब हमारा किलो जूल पर kg पर सेकेंड हो गया।
एम डॉट से हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये क्या है, ये किलो जूल पर सेकंड, सॉरी हाँ ठीक है, सेकंड में था, मैंने एम डॉट से डिवाइड कर दिया तो अब किलो जूल पर सेकंड में हो गया। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो किलो जूल पर केजी में आएगी। किलो जूल का मतलब यार जूल में भी रखना ना, वो आपकी इच्छा है, एक डायमेंशन आपको दी है बस, और कुछ नहीं। तो मैं डी क्यू को अगर मैं एम डॉट से डिवाइड करता हूं तो मैं प्लस एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डॉट। यही इक्वेशन आपकी क्या जाके बनती है, हैंग क्यों कर रहा है, यही इक्वेशन जो बनती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्लियर है? इसका एप्लीकेशन कैसा है, इसका एप्लीकेशन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, टरबाइन। टरबाइन अगर हम लेते हैं तो से आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको दिया होगा टरबाइन का ये इनलेट है स्टेट 1, टरबाइन का ये आउटलेट है स्टेट 2, यहाँ पे हम कुछ एक हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू डॉट, और यहाँ से कुछ हमें एक वर्क मिल रहा है डब्ल्यू डॉट भी है, डब्ल्यू मिल रहा है, डब्ल्यू डॉट मिल रहा है, जो भी है। H1 पे आपको कंडीशन दी होगी कि यहाँ पे H1 दिया होगा 1 कंडीशन पे, C1 दिया होगा, या मान लीजिए टरबाइन किसी हाइट पे रखी हुई है तो फिर यहाँ पे Z1 भी दिया होगा। सेम वही चीज यहाँ पे H2 दे सकता है, C2 दे सकता है और Z2 दे सकता है। समझ में? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ देता है तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में रख देंगे और चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। ये टरबाइन है आपका, टरबाइन का आप हमेशा याद रखना कि जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, टरबाइन है, कंप्रेसर है, आईसी इंजन है, ये सारी चीज़ें क्या है ओपन सिस्टम पे ही डिपेंड करती हैं, ओपन सिस्टम पे ही रन करती हैं। क्लोज सिस्टम एक हमारा एक तरह से इमेजिनरी टाइप का ही रहता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो कहाँ से कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मुझे लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि जीरो हमने क्या बोला है इस वीडियो में पूरा। हमने इस वीडियो में एक चीज डिस्कशन किया कि हमने जीरोथ लॉ डिस्कस किया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिटेल में डिस्कस किया। जीरोथ लॉ को ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता थी वो मैंने बता दिया। सेकंड लॉ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एब्सोल्यूट जीरो को हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो हमें सेकंड लॉ और एंट्रोपी पे ही ज़्यादातर डिस्कशन करने हैं, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ के बारे में बताया कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी, ये एनर्जी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और उसके बाद में हमने बात की कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कितने टाइप की होती है और ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कितने टाइप की होती है। उसके बाद हमने कहा कि फर्स्ट लॉ, अब उस एनर्जी इक्वेशन को हमने बनाया और हमारे सामने जब एनर्जी इक्वेशन बनी तो हमने बताया कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन रूल के हिसाब से आती है। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉ बनाए गए हैं, चाहे वो क्लॉसियस के द्वारा चाहे केल्विन प्लैंक के द्वारा, वो सारे लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। वो सारे लॉ क्या हैं, वो एक ऑब्जर्वेशन के तहत ही बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है क्लोज सिस्टम में और कैसे ओपन सिस्टम में। मैंने यहाँ तक बताया कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि क्लोज सिस्टम के तहत जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, और थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। प्रोसेस के बारे में हमने ये सारी डिस्कशन की और प्रोसेस के बारे में हम यहाँ तक पहुँचे कि प्रोसेस के बारे में अगर कुछ लगाना है तो ये होगा। बाद में हम बताएंगे कि dW=PdV होता है, और जब हम वर्क के बारे में बात करेंगे तो हम उसको डिटेल में बताएंगे। क्लियर है? जब हम देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या हैं, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, उस समय मैं आपको ये पीडीवी और ये सारी चीज़ें, पीडीवी या फिर वीडीपी जो भी है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई ये ओपन सिस्टम के बारे में, ओपन सिस्टम क्या होता है और ओपन सिस्टम में कैसे ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई होता है।
ठीक है। तो हमने देखा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम को ही हमने फ्लो सिस्टम बोला और इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम के रूप में हम मानते हैं। हमने फिर से वही एनर्जी इक्वेशन बनाई, लेकिन यहाँ पे हमने फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिया, इसलिए किलो जूल पर सेकंड में एनर्जी इक्वेशन लिया। अब इसमें क्या किया हमने, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो के बारे में बात की। स्टडी फ्लो वो फ्लो है जहाँ पे फ्लो रेट कांस्टेंट होता है और एनर्जी को हम ये जीरो लेते हैं, मतलब कि डेल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी को जीरो लेते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो एनर्जी गई और जो एनर्जी बाहर गई उसके बीच में कोई एनर्जी का अक्यूमुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही थी और इसके बाद हमने बात की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि भाई ये स्टडी और अनस्टडी इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी बताया कि आपको अनस्टडी इक्वेशन, अनस्टडी जो चीज़ें हैं वो अनस्टडी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये कहाँ कहाँ होता है, ये आपका फिलिंग प्रोसेस और इम्पटिंग प्रोसेस है। फिलिंग प्रोसेस जो आपका एलपीजी सिलेंडर आप फिल करते हैं, इम्पटिंग प्रोसेस जो आप घर में एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डेरिवेशंस हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमने बात किया कि भाई स्टडी फ्लो के लिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं और स्टडी फ्लो क्या होता है। इस सारी शर्तों को हमने अप्लाई किया और हमने देखा कि स्टडी फ्लो जो होता है ये हमारा सबसे पहले हमने एनर्जी इक्वेशन देखा और एनर्जी इक्वेशन के बाद हमने इस पे स्टडी फ्लो की कुछ शर्तें लगाई। स्टडी फ्लो में हमारे पास क्या आया, एम डॉट, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास फाइनल होके चीज़ें क्या आई हैं, ये हमने देखा कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कैसे हम टरबाइन में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही सफिशिएंट था और इसके बाद अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ की आपको मुझसे बात करनी हो, मुझसे कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो, कोई शॉर्ट नोट चाहिए हो, कोई कुछ भी हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू यार।